Assalamualaikum everyone, how are you all? So we have successfully completed our previous lectures regarding the characteristics and disadvantages as well as advantages of cooperative societies. आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है because in this lecture we'll be studying the history of cooperative movement. फाइन, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी कैसे, इनिशियली इसकी शुरुआत कहां से हुई. फाइन, तो पहले हम वर्ल्ड ओवर देखेंगे पूरी दुनिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट कहां से चली. उसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे जिनकी वजह से आज हम ये कोऑपरेटिव मूवमेंट देख रहे हैं अपने देश में और देश के बाहर भी. तो फर्स्ट विल सी द हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट वर्ल्ड ओवर and second we'll see the history of cooperative movement in India. So India में we'll have to go back to the Vedas and Upanishads and Manusmritis वगैरह वगैरह. वो आपकी ट्रेडिशनल किताबें हैं. फिर प्री इंडिपेंडेंस में मूवमेंट कैसे चली, पोस्ट इंडिपेंडेंस में 5 ईयर प्लान्स के जरिए मूवमेंट कैसे चली, वो हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में. इस पर्टिकुलर लेक्चर में विल बी कवरिंग द कोऑपरेटिव हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट वर्ल्ड ओवर इन द ग्लोब. फाइन, सो इस हिस्ट्री में सबसे पहले आपको समझना है कि ये सब शुरू कैसे हुआ. अब देखिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट इतनी बड़ी मूवमेंट है, वर्ल्ड ओवर ये मूवमेंट चली कि हम पर्टिकुलरली इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये अगर आप पढ़ने बैठेंगे कोऑपरेटिव मूवमेंट वर्ल्ड ओवर तो आपको इतना ज्यादा मटेरियल मिलेगा दैट यू विल नॉट बी एबल टू कवर अ सिंगल बुक फॉर दैट. तो हमें इसमें क्या करना है, विल सी कि इसका जेनेसिस कहां से हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई. सो दैट विल बी आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, द जेनेसिस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट. फाइन, तो शुरू कहां से हुआ. सो कोऑपरेटिव मूवमेंट या कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो आइडिया है ये तो एंशिएंट सिविलाइजेशन से ही चलते आ रहा है, जहां पर लोग मिलजुल कर कोई काम करना चाहते थे और वो करते थे और सक्सेसफुली उसको पूरा करते थे. पैसे नहीं है तो मिलजुल कर एक दूसरे को पैसे यानी म्यूचुअल हेल्प करते थे, सेल्फ हेल्प करते थे वगैरह वगैरह. ये तो आपको एग्जांपल्स वर्ल्ड ओवर मिलती है एंशिएंट सिविलाइजेशन से. पर जिस कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात हम कर रहे हैं और जिस कोऑपरेटिव मूवमेंट को आपको सिलेबस में दिया गया है वो कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू होती है स्कॉटलैंड से. सो स्कॉटलैंड में एक जगह है फेनविक, और फेनविक में 1761 में दुनिया की सबसे पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, फेनविक कोऑपरेटिव सोसाइटी. और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक पहली ऐसी एग्जांपल पूरी दुनिया को दिखाती है कि ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपनी फंक्शनिंग दिखाएंगी, ऐसे वो अपना काम करेंगी. इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती है, ये उसका मकसद है और इस तरीके से हम उसको पूरा करेंगे. ये हमें स्कॉटलैंड में, जो यूनाइटेड किंगडम में आता है, स्कॉटलैंड में इसकी हमें पहली एग्जांपल मिली 1761 में. फिर स्कॉटलैंड के अंदर ही ये आइडिया इतनी तेजी से फैला कि सिर्फ फेनविक में नहीं बल्कि आसपास के एरिया में, जैसे कि गोवन, डार्विल, ये वहां के एरियाज है जहां पर 1777 में लोगों ने फिर से कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली. उसके बाद 1840 में फिर से स्कॉटलैंड के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोली गई. तो अलग अलग जगह से लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज का हिस्सा बनने लगे. अब हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया पहले ही लेक्चर में कि ये क्यों बनाई जाती है, इसका मकसद क्या है, इसकी नीड क्यों होती है. अब आपको वो फिर से यहां पर रिपीट कराने की जरूरत नहीं है कि अब यहां पर लोग क्यों कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहते थे. क्योंकि पहले ही हमने देख लिया कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या फायदा हो सकता है. जो एक सिंगल इंडिविजुअल खुद से नहीं कर पाएगा वो मिलकर एक पूरा का पूरा ग्रुप, एक पूरी कम्युनिटी कर सकती है. इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज काफी ज्यादा अपीलिंग लगा लोगों को और लोग उसमें जुड़ते गए. फेनविक से शुरू हुआ और स्कॉटलैंड में फैलते गया. स्कॉटलैंड से ये चीज बाहर निकलती है और 1835 में फ्रांस में लायंस के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली जाती है. तो इट एक्चुअली बिगैन फ्रॉम स्कॉटलैंड और फिर धीरे धीरे इट एक्चुअली स्प्रेड टू फ्रांस. और फ्रांस के बाद द एरिया इज इंग्लैंड, और इंग्लैंड के अंदर हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी देखने को मिली, जहां से हम बोलते हैं कि ये है असल एग्जाम्पल कोऑपरेटिव सोसाइटी की. उसको हम कहते हैं इट वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल इन द कोऑपरेटिव कंज्यूमर मूवमेंट. अगर आपको देखना है, अगर आप कोई बुक्स पढ़ना चाहते हैं उस पर अगर उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी की मूवमेंट को शुरू करना है, So the movement in cooperative societies
तो अगर आपको देखना है कि बुक्स में कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कहां से उन्होंने शुरू किया है, दैट इज फ्रॉम इंग्लैंड, दैट इज फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक जगह है रॉचडेल। इन 1844 इस रॉचडेल के अंदर कुछ चंद लोग मिलकर रॉचडेल पायनियर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, जिसका मकसद कुछ और होता है जो मैं नीचे बताऊंगा आपको। और लेकिन इसको हम फर्स्ट एग्जाम्पल क्यों कहते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट की, बिकॉज रॉचडेल में जो इंग्लैंड में आता है वहां पर वो रॉचडेल प्रिंसिपल्स देते हैं। क्या देते हैं? रॉचडेल प्रिंसिपल्स। यानी इंग्लैंड के अंदर जो रॉचडेल जगह है वहां पर जो लोग मिलकर उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जिसके हिसाब से उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाई जाएगी। वो कौन कौन से 7 प्रिंसिपल्स हैं हम इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम जेनेसिस पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट का। तो स्कॉटलैंड से शुरू होती है चीज, वो फ्रांस जाती है, फ्रांस से इंग्लैंड में रॉचडेल एक जगह है, वहां पर क्या होता है 1840s का टाइम है, रॉचडेल में 1840s का टाइम है, एंड इट इज द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। फाइन। अब आपको पता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जब इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा सब सामने आई, तो सबसे पहले कौन सी ऐसी इंडस्ट्री थी, कौन सी ऐसी जगह थी, कौन सा ऐसा सेक्टर था जिसमें सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज खोली गई, जहां से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक ऑफ करती है, एंड दैट इज योर टेक्सटाइल सेक्टर। और टेक्सटाइल सेक्टर में वीवर्स होते हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस पड़ता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। तो वीवर्स थे, अब उनके पास जॉब नहीं था। अब आपके 1840s में देयर इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ दीज वीवर्स। फाइन। तो जॉब लॉसेस हो रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। 1840s में इंग्लैंड के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी पढ़ते हैं इकोनॉमी में कि आमतौर पर ऑन एन एवरेज जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक्सपेक्टेड एज क्या है, कितने साल तक एक्सपेक्टेड है कि वो जिंदा रहेगा, दैट इज योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब हमने देखा जॉब्स कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है इंग्लैंड के अंदर, और लोग क्योंकि जॉब नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है, वो उनको जब फॉर एग्जांपल स्टोर से कोई चीज खरीदनी है तो स्टोर से कोई चीज खरीदने के बाद उनके पास पैसे नहीं होते उनको वापस देने के लिए, तो वो क्या करते हैं, कर्जे पे ले लेते हैं चीजें। तो दुकानदार को बोलते हैं कि भाई अभी पैसे नहीं है, बाद में दे देंगे। इसकी वजह से लोगों का कर्जा बढ़ता गया और स्टोर कीपर्स जो है जो चीजें बेचते थे वो अब सस्ती चीजें और लेस क्वालिटी की चीजें बेचने लगे इंग्लैंड में। अब वहां पर रॉचडेल में 28 लोग मिलकर, जो दोस्त थे, उन 28 लोगों ने मिलकर सोचा कि यहां जो ये शॉप्स है, इन शॉप्स में कहीं पर भी हमें ऑनेस्ट फूड ऑनेस्ट प्राइस पे नहीं मिलता है। फाइन। अच्छी क्वालिटी का फूड अच्छे प्राइस पे नहीं मिलता है। तो हमने क्या देखा, पहले तो क्वालिटी फूड की बहुत कम है, दूसरा उसका प्राइस भी काफी ज्यादा है। तो उसको दिमाग में रखते हुए रॉचडेल पायनियर्स ने क्या सोचा कि हम एक कोऑपरेटिव बनाते हैं। उसकी एग्जांपल्स उन्होंने फ्रांस और स्कॉटलैंड से ऑलरेडी ले ली थी, और ये 28 लोग जो रॉचडेल के अंदर थे, दे वर हाईली इंप्रेस्ड, हाईली इंस्पायर्ड बाय रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन एक कमाल के सोशियो इकोनॉमिक थिंकर है जिसको हम यहां पे पढ़ेंगे। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। सो दीज 28 रॉचडेल पायनियर्स, दे एक्चुअली they were quite inspired by Robert Owen, और उसी के आइडियाज लेकर और स्कॉटलैंड और फ्रांस से आइडियाज लेकर उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। उनके पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर मौजूद था और उसी के स्ट्रक्चर के हिसाब से उन्होंने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अच्छा फूड अच्छे प्राइस पे लोगों तक पहुंचाएंगे। So it was an example of consumer cooperative. आमिर सर आपको पढ़ाएंगे cooperative के टाइप्स में। There is one more type, consumer cooperative societies, जिसका मकसद ये होता है कि हम कंज्यूमर्स तक अच्छा फूड अच्छे प्राइस पे पहुंचाए। अच्छा प्राइस यानी लेस प्राइस पे पहुंचाए। फाइन। तो हमने देखा कि ये 28 जो रॉचडेल पायनियर्स है, इन्होंने देखा सबसे ज्यादा लेस क्वालिटी हाई प्राइस पे कौन सी चीजें बेची जाती है। तो इन्होंने देखा बटर है, फ्लावर है, ओट मील्स है, कैंडल्स है और शुगर है। ये कुछ ऐसी कमोडिटीज है जिनको ये शॉपकीपर्स लेस क्वालिटी में बेचते हैं और हायर प्राइस पे बेचते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, ये 28 लोग जमा हो गए, इन्होंने सेविंग्स शुरू की, इन्होंने पैसा जमा करते करते इतना पैसा जमा किया कि अब उन्होंने एक स्टोर खरीदा रॉचडेल के अंदर। तो उन्होंने एक दुकान खरीदी और उस दुकान में उन्होंने यही चीजें खरीदी, इन्होंने यही चीजें लाई, यही रॉ मटेरियल लाया, अच्छे प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का लाया। तो फार्मर्स से
आपके बाकी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे शुगर खरीदा, बटर खरीदा, ओट मील, कैंडल खरीदे और अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीदे, मैनचेस्टर से चीजें ले आते थे और पूरे इंग्लैंड में उसको बेचते थे। फाइन। अब हमने देखा कि ये जो रॉचडाइल का जो ये स्टोर था ये इतना ज्यादा फेमस हुआ अपनी क्वालिटी और प्राइस की वजह से कि ये रॉचडाइल पायनियर्स दुनिया में एक एग्जाम्पल और स्टैंडर्ड सेट करके निकल गए। फाइन। तो अब हमें समझ आया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की का सबसे बड़ा फायदा क्या है। फायदा क्या है, हमने ये देखा कि कुछ लोग मिलकर, जो अकेले वो लोग नहीं कर सकते थे, अकेले दुकान नहीं खरीद पाते थे, तो उन्होंने मिलकर एक दुकान बनाया और उस दुकान में अच्छी चीजें लेस प्राइस पर लोगों तक पहुंचाई। तो इसकी एग्जाम्पल पूरी दुनिया में फैली। फिर ये इतना हिट हुआ, ये इतना फैला, रॉचडाइल पायनियर्स की न्यूज इतनी ज्यादा पूरे इंग्लैंड में फैली, पूरे यूरोप में फैली। इन्होंने अपनी सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए कि ये भाई ये प्रिंसिपल है जिसके हिसाब से हम चलेंगे, और वो प्रिंसिपल्स आज भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉलो करती है, क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है ICA, उन्होंने उसी प्रिंसिपल्स को लेकर उसमें तोड़ मरोड़ कर उसको कुछ एडिटेड वर्जन में आगे पहुंचाया है लोगों तक। वो हम आज आगे देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में कि ICA के कौन से वो एडिटेड प्रिंसिपल्स है जो रॉचडाइल प्रिंसिपल से लिए गए, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए बस ये समझो आप कि जो कोर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किन प्रिंसिपल्स पे चलती है, वो प्रिंसिपल्स आपके रॉचडाइल प्रिंसिपल्स हैं जो इन्होंने रॉचडाइल पायनियर सोसाइटी ने, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बनाए थे उस वक्त 1844 में। तो इंग्लैंड में जब ये हालत चल रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था, वीवर्स के पास जॉब नहीं था, वो लोग मिलकर कोऑपरेटिव शुरू करते हैं। तो इंग्लैंड की इस एग्जाम्पल को हम कहते हैं इट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव कंज्यूमर मूवमेंट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट एग्जाम्पल। फाइन। उसके बाद ये इंग्लैंड से चीज बाहर जाती है और जर्मनी में भी ये फैलती है। 1845 में जर्मनी में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की शुरुआत होती है। नाउ द थिंग इज, आपने एग्जाम्पल्स तो देख ली, अब लोगों में ये, उनमें कैपेसिटी थी, उनमें ये रिस्क लेने का, उनमें ये कैपेसिटी थी कि भाई हाँ वो मिलकर कुछ करना चाहते हैं। Fine, they had that will in themselves कि वो बिजनेस करना चाहते हैं, वो लोगों में आपस में एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, कंज्यूमर्स तक अच्छी चीजें पहुंचाना चाहते हैं, प्रोड्यूसर्स की हेल्प करना चाहते हैं, रॉ मटेरियल अच्छा लाना चाहते हैं। ये सारी चीजें, ये इनका मकसद था कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। तो कुछ चंद लोगों ने हिम्मत दिखाई और ये इसकी एग्जाम्पल्स पूरी दुनिया में सेट की। लेकिन इसके साथ साथ ये लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे थे, इसके बिल्कुल पैरेलल कुछ साइंटिस्ट भी अपना काम कर रहे थे, कुछ फिलोसोफर्स, कुछ थिंकर्स भी अपना काम कर रहे थे, जिन्होंने एकेडमिक लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की सिग्निफिकेंस दुनिया को बताई। तो इन थिंकर्स में हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने एक सब्सटैंशियल अप्रोच दिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, जिन्होंने कमाल का काम किया इस फील्ड में। उनमें सबसे पहला जो हमारे पास साइंटिस्ट है, दैट इज रॉबर्ट ओवन। ही इज अ ब्रिलियंट थिंकर फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। रॉबर्ट ओवन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो रॉबर्ट ओवन फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज रॉबर्ट ओवन ही वो साइंटिस्ट है, वो थिंकर